हेलो। यार तू फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं भी तेरे साथ लिव इन में रहना चाहता हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम तो दे। तू मेरी बात को नहीं समझ रही यार। तू वही बात, लिव इन लिव इन लिव इन। मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्या हुआ? यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को परेशान कर रखा है। वो चाहती है कि मैं उसके साथ लिव इन में रहूँ, पर मेरे को यार इस बात का डर लग रहा है कि सबसे पहले तो इसको सोसाइटी ही अलाउ नहीं करेगी, और दूसरा लेडीज के फेवर में इतने सारे लॉज हैं। अगर कल को इसने कुछ 19-20 करके मेरे ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन लगा दिए, मैं तो फंस जाऊंगा यार। बस इतनी सी बात। लॉ डॉइट की होती हो क्या बात की टेंशन ना तुझे सॉल्यूशन बता रही हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया शर्मा। स्वागत है आप सभी का द लॉ डू इट चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर किसी को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और लीगल टॉपिक है तो डेफिनेटली पता तो होना ही चाहिए। अच्छा, आप सभी ने लुका छुपी मूवी तो देखी होगी। जी हाँ, जो लिविंग रिलेशनशिप पे बेस्ड थी। तो आज मैं उसी टॉपिक पर इन डेप्थ बात करने जा रही हूँ। चाहे लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उसमें कोई रिलीफ मिल सकती है नहीं मिल सकती, अगर मैं लिविंग रिलेशनशिप में हूं तो क्या मुझे अपने मैटर को रजिस्टर कराना जरूरी है या नहीं, फ्यूचर में एलिगेशन लग गई तो कोई और फॉल्स एलिगेशन, तो क्या करूं। तो सारी ही चीजों को इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है और वो पहली बार कब रिकॉग्नाइज किया गया था। तो 1978 में बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि जब दो कंसेंटिंग एडल्ट, मतलब दो एडल्ट हैं, अच्छी मतलब मेजर एज है उनकी, और उन दोनों ने कंसेंट के साथ शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं शादीशुदा लोगों की तरह, पर उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वही लिविंग रिलेशनशिप कैटेगरी में आ जाता है। अब लिविंग रिलेशनशिप में लोग कौन आ सकते हैं? तो लिविंग रिलेशनशिप जो होता है, नॉर्मली अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूँ तो जो शादी को डील करता है, तो वहां पे जो लड़कियों की उम्र होती है वो होती है 18 और लड़कों की होती है 21 साल। पर क्या मुझे लिविंग रिलेशनशिप में भी इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपकी 18 साल भी उम्र है ना, तब भी आप लिविंग रिलेशनशिप में फॉल कर सकते हो, आप लिविंग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो। इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली है, अगर आप लंबे टाइम से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो ना, शादीशुदा लोगों की तरह, शादी नहीं भी हुई है लिविंग रिलेशनशिप में हो, तो उसे शादी ही कंसिडर किया जाएगा। अब एक और चीज मैं एंड में बता दूं, वैसे एक एक्ट है डीवी एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उसमें एक डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2F, वहां पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है। तो उस एक्ट में, उस सेक्शन में जो डेफिनेशन है, वहां पे लिविंग रिलेशनशिप के लोग भी फॉल कर सकते हैं, वो इस तरीके की डेफिनेशन है। और अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और जानकारी चाहिए तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब मैं एक चीज जो हर कोई पूछता है, नॉर्मली उन्हें डाउट होता है कि मैं तो शादीशुदा इंसान हूँ, तो क्या मैं लिविंग रिलेशनशिप में आ सकता हूँ? नॉर्मली अगर मैं शादीशुदा हूँ और किसी और से शादी कर लूँ तो डेफिनेटली बाइगामी का ऑफेंस है ये, एक्सेप्ट मुस्लिम, क्योंकि इस्लाम में एक से ज्यादा वाइफ अलाउड है। पर मैं शादी नहीं कर रहा या नहीं कर रही, पर मैं किसी और के साथ लिविंग में रह रही हूँ, तो क्या? तो पहली बात ये हो गया एडल्ट्री का ग्राउंड। एडल्ट्री में वैसे तो ये पनिशेबल ऑफेंस अब नहीं है, पर ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, कि आपका पार्टनर आपसे डाइवोर्स ले सकता है। और एक और चीज बोल रखी है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो ना, तो आप पे बायगैमी का भी चार्जेस लग सकता है। और यही चीज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लेटेस्ट 2023 के जजमेंट में बोला है, रेना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जहां बोला है कि आप लोग क्या कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे पर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो ऑलरेडी शादीशुदा होने के बाद, तो आप पे लगेगा सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, जहां पे 7 साल की सजा हो सकती है। और लेट्स से कि मैं तो शादीशुदा हूँ और जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ उसे मैंने बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंसील करा, छुपाया, तो यहाँ पे मुझे 10 साल की सजा भी हो सकती है, फाइन भी देना पड़ेगा। अब जब हम लिविंग रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको उत्तराखंड का भी न्यूज बता ही देती हूँ। उत्तराखंड की लेजिस्लेचर ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था जो पास भी हो चुका है, वो है उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उस कोड में लिविंग रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या प्रोविजन वो भी जान लीजिए। सबसे पहले, मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहती हूँ और मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ, तो मुझे अपने रिलेशनशिप को मैंडेटरी रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराया, फेल कर गया, तो मुझे हो सकती है 6 महीने की जेल या 25,000 का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं।
उसके अलावा मेरी एज क्या होगी, अगर 21 साल से कम उम्र है ना मेरी लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ, तो ये याद रखना आपका रजिस्ट्रार जो है, आपकी रजिस्ट्रार की जो कॉपी है वो आपके पेरेंट्स को भेज देगा अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो। तीसरी बात, अगर कोई विमेन है लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है और उसे छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, डिजर्ट कर दिया, तो भी उस पर मेंटेनेंस का राइट है उत्तराखंड में, जो अभी यूसीसीआई है। उसके अलावा एक चौथा राइट और है जो नॉर्मली हर जगह एप्लीकेबल है, कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में आप रह रहे हो और आपका कोई बच्चा उससे होता है, तो वो बच्चे को लेजिटिमेट ही कंसिडर किया जाएगा। चलो ये तो मैंने बात कर ली उत्तराखंड की, पर ऑल ओवर इंडिया में क्या, मैं उत्तराखंड में तो नहीं रहती, तो फिर क्या प्रोविजन फॉलो करना होगा? तो सबसे पहले रिलीफ की मैं बात कर लूं तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, वैसे मेंटेनेंस के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पर जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो डील करता है मेंटेनेंस फॉर वाइफ, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर पेरेंट्स, क्या यहाँ पे जो वाइफ टर्म है वो लिविंग रिलेशनशिप की जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, उस पर एप्लीकेबल है? तो 2003 में मलिमत कमेटी की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी उसके हिसाब से 125 में कर दी अमेंडमेंट और उसे वाइडर एंगल दे दिया वाइफ की डेफिनेशन को, और ये बोला कि मैं वाइफ की तरह रह रही हूँ पर मेरी शादी नहीं हुई है लिविंग रिलेशनशिप में, तो लंबे टाइम से रह रही हूँ वाइफ की तरह, तो उसे वाइफ की ही डेफिनेशन में बोला जाएगा और आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। ये तो हो गई पहली बात मेंटेनेंस की। दूसरी बात, जो दूसरा रिलीफ है, लेट्स से कि मैं फीमेल पार्टनर हूँ और मैं जिस पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ उसकी हो गई डेथ, तो मेरा प्रॉपर्टी अपने पार्टनर की इनहेरिट करने का भी अधिकार है। और तो और यही सेम चीज को रिकॉग्नाइज किया था 2015 के केस में, धनुलाल वर्सेस गणेश राम के केस में। तीसरा राइट जो मैंने नॉर्मली उत्तराखंड के केस में भी बोला था कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है आउट ऑफ लिविंग रिलेशनशिप तो उसे भी लेजिटिमेट ही कंसीडर किया जाएगा और उस बच्चे पे सेम ही अधिकार होगा जो शादी होने के बाद जो बच्चा होता है उसी के समान उस बच्चे का अधिकार होगा। अब एक और चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, मैं तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ पर इन फ्यूचर तब क्या जब मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लग गई, तो मैं लड़का हूँ, ज्यादातर इस चीज हम डिनाई नहीं कर सकते कि मेजॉरिटी में लॉ जेंडर बायस है विमेन की तरफ, तो मैं लड़का हूँ और मैंने उसे झूठी शादी का वादा करा और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बना लिया, तब क्या? जो नया लॉ आया है भले वो अभी इन्फोर्स में नहीं है पर अभी आईपीसी है, पर जो बीएनएस की बात है भारतीय न्याय संहिता उसका सेक्शन 69 सीधा बोलता है कि मैं लड़का हूँ, मैंने डिसीटफुल मीन से, धोखाधड़ी से ये वादा करा अपनी पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से, कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उस प्रॉमिस के चक्कर में उस लड़की ने और मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया पर बाद में डिनाई कर दिया, तो यहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू रेप चार्ज लग जाता है और ये पनिशेबल ऑफेंस है बीएनएस में। पर हालांकि बीएनएस अभी इनफोर्स में नहीं है, पर ये रियलिटी दर्शाता है कि चलो बीएनएस तो नहीं पर आईपीसी में फॉल्स एलिगेशन लगती है लोगों पे और ज्यादातर लड़कों पे लगती है, तब क्या करें? तो आपने ये टर्म तो सुनी होगी, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो जरा सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए। तो आप करा सकते हैं अपनी लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर। मैं तो वैसे सजेशन यही दूंगी, उत्तराखंड में तो कर दिया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, पर फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी आप अपने मैटर को रजिस्टर इसलिए कराइए ताकि मैंने ये जो भी आपने एग्रीमेंट में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करी है उससे सामने वाला पार्टी एग्री करेगा और आप पे एक प्रूफ होगा कोर्ट में दिखाने को कि ये तो मेरे साथ कंसेंट के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आया था। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराओगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है और हमें क्या पॉइंटर ऐड करने चाहिए जो एक प्रूफ बन जाए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि 18 से मेजर होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, तो एज का प्रूफ दिखाने के लिए आप अपना 10th 12th का मार्कशीट दिखा सकते हो, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, अपना रेसिडेंस के प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हो। उसके अलावा अब आता है मेन पॉइंट, एफिडेविट पे साइन करवाओगे, अफर्म करवा रहे हो कि हाँ मैंने जो कहा है सच कहा है सिग्नेचर के साथ, पर उसमें क्या कहा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिविंग रिलेशनशिप में जब भी कोई अगर रजिस्टर करा रहे हो डॉक्यूमेंट तो आप उसमें ये पॉइंटर जरूर ऐड करना कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में अपने कंसेंट के साथ आ रहे हैं। आपने ये चीज ऐड कर ली। दूसरी चीज,
दोबारा कंसेंट पे ही स्ट्रेस देना कि हम दोनों आपसे सहमति से एक दूसरे के साथ आ रहे हो, और अगर फैमिली वाले कुछ फॉल्स एलिगेशन लगाते तो उसे फॉल्स ही कंसिडर किया जाए, जुटलाया ही जाए। तीसरा मेन पॉइंट है ये चीज, आप अपना टाइम ड्यूरेशन जरूर मेंशन करना अपने रजिस्टर जो डॉक्यूमेंट है। क्यों? मैंने बोला कि हम दोनों पार्टनर लिविंग रिलेशनशिप में 1 साल के लिए रहेंगे। उस 1 साल के बाद ये हमारे डिस्क्रिप्शन होगी कि हम शादी करना चाहें या नहीं करना चाहे, वो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये आपको एक तरीके का प्रूफ देगा कोर्ट में कि भाई हम दोनों ने कंसेंट के साथ आए थे, और हम दोनों ने ये बात भी एग्रीमेंट में मेंशन करी थी कि हम चाहे शादी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इन चीजों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ड्राफ्ट करवा लेना और एडवोकेट के थ्रू से रजिस्टर करवा लेना, तो एट द एंड आप पे वैलिड प्रूफ होगा फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।